नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और अगले 1 घंटे में हम कनाडा के साथ बढ़ते तनाव के हर पहलू पर नजर डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं खबरों की। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश के लिए एक अप्रिय स्थिति बना ली है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से सीधे भारत सरकार को जोड़कर उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना डाला है। इसका असर वापसी संबंधों पर बहुत ही ज्यादा पड़ा है। इस बीच कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अपने आरोप एक बार फिर दोहराए। उन्होंने कहा कि पुख्ता वजह से भारत पर आरोप है। भारत सच्चाई की तह तक जाए और जवाबदेही तय करे। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि भारत का महत्व दुनिया में बढ़ रहा है। ट्रूडो ने कहा कि हम उकसाने या समस्या पैदा करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हम कनाडा के लोगों की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। We call upon the government of India to take seriously this matter and to work with us to shed full transparency and ensure accountability and justice in this matter. We are a country of the rule of law. We are going to continue to do the work necessary to keep Canadians safe and to uphold our values and the international rules-based order. That's our focus right now. और भारत ने निज्जर मामले को लेकर कनाडा के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है और कहा है कि कनाडा ने इसे लेकर कोई सबूत साझा भी नहीं किए हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि आतंकवाद से कोई समझौता नहीं होगा। On issues of terrorism, India and the Modi सरकार, there is no room for compromise. हम इंडियन इंटरेस्ट जो हैं उनको कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और मुझे लगता है कि जो भी हो रहा है किसी देश की तरफ से भी ऐसा कुछ आया तो उसका कड़ा जवाब देंगे। हमारी जो सिख कम्युनिटी है पंजाब में या कहीं में, इट्स नॉट इजी टू मिसलीड देम। कुछ लोग कोशिश करेंगे, हमारे बगल वाला देश उसमें थोड़ी आग लगाने की कोशिश करेगा, बट आप मान लीजिए सारे जो हमारे सिख भाई बहन हैं दे हैव फॉट फॉर द कंट्री एंड द सिख गुरुज हैव फॉट फॉर द कंट्री अगेंस्ट ऑपरेशन एटसेट्रा। सो मुझे लगता है ये जो किसी और देश के साथ समस्या हो रही है वी नो हाउ टू हैंडल दिस। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा चिलानी, जाना माना नाम है जियोपॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजी में। बहुत स्वागत है ब्रह्मा जी आपका एनडीटीवी इंडिया में। एक सीधा सवाल सबसे पहले तो ये है कि इंडियन डिप्लोमेसी को अब आगे कैसे बढ़ना चाहिए? आपने इस वक्त दोनों पक्षों को सुना। एक बात तो यह है कि कनाडा भारत का दुश्मन नहीं है, दोस्त है। जो कुछ हो रहा है बहुत ही अनफॉर्चुनेट है क्योंकि रिश्ते खराब हो रहे हैं, टिट फॉर टैट चल रहा है दोनों देशों के बीच में। मगर जैसे एमी ने कहा कि टेररिज्म सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू है इंडिया कनाडा के रिश्तों में, और पहली बार ही एमी ने कहा कि कनाडा एक सेफ हेवन बन गया है टेररिज्म के लिए। तो ये कनाडा के सिक्योरिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो सिख मिलिटेंसी बढ़ रही है कनाडा में, इसको कर्ब करना बहुत ही जरूरी है, ना केवल भारत के सिक्योरिटी के लिए, कनाडा के सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी ब्रह्मा, आपने क्वाइट डिप्लोमेसी की आपने बात की है अपने आर्टिकल में। क्वाइट डिप्लोमेसी से हम क्या हासिल कर पाएंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा तनाव है और जितने भारतीय वहाँ हैं उनसे जुड़े भारतीय यहाँ उतने ही परेशान हैं। तो ऐसे में क्वाइट डिप्लोमेसी से एक तरह से क्या ये जो तनाव है परिवारों में और आम जनता के बीच वो कम होगा? पहली बात तो ये है कि जो एलिगेशंस लग रहे हैं कनाडा की तरफ से वो बंद होने चाहिए। कल भी ट्रूडो ने दोबारा सेम एलिगेशन लगाया, कोई एविडेंस दिखाया नहीं। कनाडा के अंदर ट्रूडो का बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। अखबारें, ऑपोजिशन लीडर्स, इंटेलेक्चुअल्स कह रहे हैं कि आपने जिस तरह से ये एलिगेशन लगाया भारत के खिलाफ बिना कोई एविडेंस से, उससे बायलैटरल रिलेशनशिप खराब होते जा रहा है। आप एविडेंस दिखाइए। एविडेंस दिखा नहीं रहे, भारत से कोऑपरेशन मांग रहे हैं। आप देखिए बिना एविडेंस से भारत कैसे कोऑपरेट करेगा? आपने कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की भारत के साथ। तो पहली बात तो ये एलिगेशन बंद होने चाहिए।
फिर क्वाइट डिप्लोमेसी शुरू हो सकती है। जी ब्रह्मा, अब ऐसे में भारत क्या करे कि जवाबदेही कनाडा की, उनके प्रधानमंत्री की तय हो, क्योंकि 2018 से भारत लगातार वहाँ जो चरमपंथी हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनकी लिस्ट सौंपता आ रहा है, लेकिन कार्रवाई कुछ होती दिखाई नहीं दी। तो ऐसे में जब वो गोल शिफ्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री ट्रूडो, तो ऐसे में उनकी जवाबदेही और कनाडा की जवाबदेही कैसे तय हो कि वो सेफ हेवन है वहाँ पर चरमपंथियों के लिए? जैसे आप पिक्चर दिखा रहे हैं, ये खालिस्तानी टेररिस्ट अटवाल ट्रूडो की बीबी के साथ, जब 2018 में ट्रूडो आए थे भारत, तब की ये पिक्चर है। ये आप देखिए कि एक टेररिस्ट को इन्होंने इनवाइट किया जी ऑफिशियल रिसेप्शन के लिए कनाडा हाउस, माने जो कैनेडियन हाई कमीशन का घर है। तो ये जो रिश्ते हैं ट्रूडो सरकार के और ट्रूडो के पर्सनली खालिस्तानियों के साथ, ये रिश्ते, जैसे पंजाब के उस समय मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा था कि ये रिश्ते ना केवल भारत के लिए खतरनाक है, कनाडा के लिए भी खतरनाक है। उन्होंने ये भी कहा था कि ट्रूडो की कैबिनेट में ये खालिस्तानी घुस रहे हैं जी। तो अब देखिए 2018 से 5 साल हो चुके हैं और 5 साल में ये सिचुएशन और खराब हो गई है, क्योंकि अब क्या है कि कई सारे वेल नोन टेररिस्ट कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में बसे हुए हैं और वहां से ये ऑपरेट कर रहे हैं जी। तो ये कनाडा को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि खुलेआम इस तरह की एक्टिविटीज चल रही हैं ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में, तो इनको रोकना बहुत ही जरूरी है अगर कनाडा चाहता है कि भारत के साथ रिश्ते कायम रखें। तो आप कह रहे हैं कि अगर भारत से कार्रवाई की उम्मीद रख रहा है तो अपनी भी जवाबदेही तय करे कनाडा। एक आखिरी सवाल, बहुत तनाव है, आप यहाँ रह रहे परिवार, यहाँ रह रहे जो माता पिता हैं जिनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, वो परेशान है, तो आपको क्या लगता है ये तनाव कहाँ जाकर रुकने वाला है इस वक्त? तो फंडामेंटल रिलेशनशिप है वो तो खराब नहीं होने वाला है, क्योंकि ये कोई पाकिस्तान नहीं है कनाडा। खतरा ये है कि आने वाले सालों में वो एक और पाकिस्तान बन सकता है, जिस तरह से खालिस्तानियों ने कनाडा को अपना अड्डा बना दिया है, वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स जी। तो फंडामेंटल्स डिस्टर्ब नहीं होंगे, जो डिप्लोमेटिक टेंशन्स हैं उससे स्टूडेंट्स हो या टूरिस्ट हो, उनकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज हैं वो सफर नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से सफर नहीं होंगे स्टूडेंट्स। जैसे कनाडा में सबसे ज्यादा संख्या में भारत के स्टूडेंट्स हैं, करीब 40% जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं कनाडा में वो भारत से आए हुए हैं। तो बिल्कुल इस तरह का जो पीपल टू पीपल रिलेशनशिप है कनाडा और भारत के बीच में, वो मेरे ख्याल से खराब नहीं होगा, मगर पॉलिटिकल टेंशन्स और डिप्लोमेटिक टेंशन्स कुछ समय तक चलेंगे। जी, शुक्रिया ब्रह्मा चलानी इस पूरी बात पर चर्चा करने के लिए, एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। तो कनाडा में भारतीय छात्रों की संख्या बड़ी है, ऐसे में जाहिर है कि यहाँ देश में भी तनाव बढ़ा हुआ है परिवारों का, माता पिताओं का। साल 2022 में अगर हम आंकड़े देखें तो छात्र वीज़ा पर कुल 8,07,750 छात्र जो थे दुनिया भर के, वो कनाडा गए थे, और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में भारत के छात्रों की संख्या 3,19,000 के करीब थी। और कनाडा में स्टडी परमिट पर जो छात्र गए हुए थे वो थे करीब 5,51,405, और इनमें भारतीय छात्रों की जो संख्या थी वो थी 2,26,450, यानी कि 41% जो थे स्टडी परमिट पर वो भारतीय छात्र थे। और इस साल के आंकड़ों पर अगर नज़र डालें, साल 2023 पहली छमाही में आए वहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं जो पहुँचे थे पढ़ने के लिए, वो 4,34,000 के करीब थे, और उसमें भारतीय छात्रों की संख्या 1,75,000 के करीब थी, यानी कि 40%। तो पहली जो 6 महीने थे उसमें दूसरे स्थान पर नाइजीरिया के छात्र थे और पहले स्थान पर भारत के छात्र।
तो क्या इस वक्त जो परिवार यहाँ देश में हैं और जिनके बच्चे कनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, उनको तनाव लेने की ज़रूरत है, परेशान होने की ज़रूरत है? क्या कह रही हैं वहाँ की यूनिवर्सिटीज़? इसी को समझने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। आदर्श खंडेलवाल हैं, CEO कॉलेजिफाई के, और डॉक्टर संजय कुमार संस्थापक हैं सोहम के। आप दोनों का स्वागत है NDTV इंडिया में। आदर्श, मैं अगर आपसे शुरू करूं, बहुत सारे माता पिता जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं, उनको आप किस तरह से भरोसा दे सकते हैं? आप लगातार संपर्क में हैं यूनिवर्सिटीज़ के छात्रों के, स्थिति वहाँ पर सामान्य है, घबराने की बात कुछ नहीं है? जी बिल्कुल, स्थिति फिलहाल समान है। स्टूडेंट्स अभी पहुंचे ही हैं, जो इस फॉल इनटेक के बच्चे जो पहुंचे हैं, एंड वहाँ पे एज सच कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं अभी नोट हुआ है। गवर्नमेंट ने अपने ओर से एक वेबसाइट भी चला रखा है जिसको madat.gov.in हम बोलते हैं, एंड कोई भी स्टूडेंट्स को अगर कहीं किसी तरीके की परेशानी है तो वहाँ इमीडिएट असिस्टेंस मिल रहा है। एम्बेसी लगातार टच में है, तो कहीं कोई पैनिक सिनारियो स्टूडेंट्स के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि कनेडियन गवर्नमेंट को बहुत बड़ा योगदान है इंडियन स्टूडेंट्स का। वहाँ की इकोनॉमी में हमारे बच्चे 5 गुना ज्यादा फीस दे के पढ़ रहे हैं, और बहुत जरूरी है कनेडियन गवर्नमेंट को ये सिनारियो में प्रोटेक्शन और एक कंफर्टेबल सिनारियो प्रोवाइड करने का। जो भी लेटेस्ट डिप्लोमेसी सिनारियोज चल रहा है, ये फिलहाल काफी कंसर्न हमें राइज करता है, क्योंकि भाई बच्चे आज के दिन में पढ़ाई करने जाते हैं, वहां करियर बनाने जाते हैं, 5 गुना ज्यादा फीस देते हैं। तकरीबन 40% आंकड़े हमारे बच्चों का वहां फ्यूचर देखा जा रहा है। तो एज ऑफ नाउ हमें ये भरोसा दिलाया जा रहा है यूनिवर्सिटीज रिप्रेजेंटेटिव से भी कि ध्यान पूरी तरीके से कॉलेज और सारी सहायता मिलेगी, और कहीं कुछ पैनिक का सिनारियो नहीं दिख रहा है। जी, जो न्यू एडमिशंस को लेकर सबमिशंस होंगे और जो दाखिलों की बात होगी, संजय, क्या इस पर किसी तरह का असर आप देख रहे हैं, ये जो स्टैंड ऑफ हो रहा है डिप्लोमेटिक फ्रंट पर दोनों देशों के बीच? धन्यवाद सिक्ता। ये मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली असर पड़ेगा। अभी ये बिल्कुल तात्कालिक है, अभी कहना मुश्किल होगा कि अभी ये जो भी डेवलपमेंट्स हुए 3-4 दिनों में ही हुए हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स के दिमाग में ये तो जरूर आएगा कि कनाडा अभी जिस वक्त से गुजर रहा है, कनाडा और इंडिया का रिलेशनशिप, वैसे में बच्चों को वहां भेजना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। अभी भी जो बच्चे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो भी बड़े चिंतित हैं। मतलब जैसा इन्होंने बताया कि ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन पेरेंट्स और जो बच्चे हैं, बच्चे तो वहाँ पे निफिक्र होकर पढ़ रहे हैं, जैसा हमें समझ में आ रहा है। कैंपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है जो हमें सुनने को आ रहा है, बट जो पेरेंट्स हैं उनमें जरूर चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि जो नए एनरोलमेंट के लिए जो भी करेंगे उसमें गिरावट आ सकती है अगर ये रिलेशनशिप आने वाले समय में, क्योंकि ये पिक टाइम है अभी एप्लीकेशन का। मतलब दिसंबर के एंड तक में जो भी बच्चे डिसाइड करेंगे तो उनके लिए कंट्रीज डिसाइड करना बड़ा बहुत ही अहम होता है कि किस कंट्री में वो जाना चाहते हैं। और जब कंट्री का चयन करते हैं लोग, तो ये सब जरूर देखते हैं कि वहाँ पे कॉलेजेस कैसे हैं, कितना पैसा खर्च आएगा। यूएस के बजाबते कनाडा को फायदा इसलिए मिल रहा था क्योंकि अंडर ग्रेजुएट में भी भेजने में थोड़ा कम खर्च आता है, लगभग 50 लाख का 4 साल में अगर खर्च देखे तो। बट जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, ये भी बहुत मैटर करता है। जैसे आप देखें, जब यूक्रेन के समय में जब सिचुएशन खराब हुई वहां पे वॉर के बाद, तो सारे बच्चे वापस आ गए। तो ये जियो पॉलिटिकल सिचुएशन से बहुत ही असर पड़ता है एजुकेशन में, एजुकेशन का जो इनटेक है। तो यहाँ से जो बच्चे जाने में जो तय कर रहे होंगे, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सोचेंगे, और ये बड़ा पिक समय है, अभी ही बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा असर पड़ेगा अगर ये सिचुएशन इम्प्रूव नहीं किया तो। जी, कुछ ऐसी भी खबरें आई थी, जो कॉन्फ्रेंस हुआ था आदर्श जो हैदराबाद में, जहां पर कनेडियन यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, तो एक तरह से सतर्कता बरतने की बात की थी, ने एडमिशन्स पर भी उन्होंने कुछ कमेंट किए थे। तो क्या इसको लेकर भी हमें कुछ समझना चाहिए कि जो यूनिवर्सिटीज़ आई थी यहाँ भारत में, वो जो बात कहकर गई हैं? देखिए, आज कुछ ऐसा न्यूज आया तो था कि उन्होंने मार्च इनटेक के बच्चों को सावधानी बरतने की दे हैव गिवन द इंफॉर्मेशन कि भाई जो मार्च के इनटेक हैं और वीजा प्रोसेसेस में हो सकता है डिले हो। लेकिन देखिए, ये सारा अभी स्पेकुलेशन है, और फिलहाल एज ऑफ नाउ हमें कहीं कुछ प्रॉब्लम सिनारियो उत्पन्न होते हुए नहीं दिख रहा है।
और गोइंग फॉरवर्ड हम डेफिनेटली ये तो एज एजुकेशन कंसल्टेंट्स बोल सकते हैं कि इम्पैक्ट पड़ेगा। बच्चे जो सिनारियोज में एप्लीकेशन भर रहे हैं उनसे उनके माता पिता ऑलरेडी कनाडा में डिसीजन ले रहे हैं कि हम यूरोप चले जाएं, हम सिंगापुर चले जाएं, हम ऑस्ट्रेलिया चले जाएं। तो कहीं ना कहीं कनेडियन वीजा जो प्रोसेस है, देखिए ये पूरी तरीके से फुल प्रूफ प्रोसेस नहीं है। ये पूरा 1 साल का फीस मांग लेते हैं कि भाई बच्चों को गारंटी वीजा मिलने के लिए आप 1 साल का पूरा फीस जमा कराएं। ये सब प्रोसेस इनका कहीं ना कहीं बहुत फ्लॉ है मेरे हिसाब से। ये जो भी सिनारियो है और जिस तरीके का एडमिशन सिनारियो कनाडा ने एजेंट मॉडल में खड़ा कर रखा है, तकरीबन पंजाब में 10,000 एजेंट्स को बिठा रखा है बच्चों को समझाना और दाखिला कॉलेज में कराने का, और बहुत तरीके के स्कैम्स हो रहे हैं इस सिनारियो में। अभी रिसेंटली जो इंडियन 700 बच्चों को यूनिवर्सिटी में वहां पीआर डिनाई हो गया और जिससे सारा का सारा प्रोटेस्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं कैनेडियन गवर्नमेंट को ये सारी पॉलिसीज, इनके वीजा प्रोसेसेस बहुत कुछ ग्रे एरिया में है और बहुत जरूरी है कि ये सारे सुविधाओं को सही तरीके से रीलुक किया जाए, स्ट्रीमलाइन करने की भी जरूरत है जो आप कह रहे हैं। आदर्श, एक आखिरी सवाल संजय, आप वहां पर भी बच्चे पढ़ रहे हैं और वहां से आप लोगों को किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? क्या वहां पर स्थिति सामान्य है? क्या वो घबराए हुए हैं? जिस तरह से यहाँ पर पंजाब से लगातार जो पेरेंट्स के परिवारों के रिएक्शन आ रहे हैं, जहां से ज्यादातर बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनमें थोड़ा सा तनाव है, लेकिन बच्चों की तरफ से क्या रिएक्शन है? यूनिवर्सिटी में सब कुछ ठीक है वहाँ? आई थिंक अभी बच्चों के लेवल पे कोई टेंशन नहीं है। बच्चे मस्त होकर अपना क्लासेस कर रहे हैं, जो हमें खबर मिल रही है, और उनको यूनिवर्सिटीज के तरफ से भी कोई एडवाइजरी नहीं जारी किया गया है। और जो भी एडवाइजरी जारी किया गया है वो भारत सरकार की तरफ से किया गया है, इंडियन कम्युनिटी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो वहाँ के यूनिवर्सिटी अभी इसे सामान्य तौर पे ले रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी अगर अभी पैनिक क्रिएट करेंगे तो अभी फॉर्म भरने का सीजन है, उनके लिए बहुत ही मुश्किल समय आ सकता है। इसलिए वो भी बहुत ही फूंक के कदम रखेंगे कोई भी एडवाइजरी इशू करने के पहले। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके का वहाँ पे जिस तरीके की नारेबाजी वहाँ की जा रही है कि इंडियंस जो है कनाडा छोड़ो, और बहुत तरह की चीजें जो हमें मीडिया में देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, वो बड़ा डिस्टर्बिंग है। मतलब वो वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ के यूनिवर्सिटीज के लिए, वहाँ के इकोनॉमी के लिए, और खास करके जो बच्चे यहाँ से गए हुए हैं उनके लिए चिंता का विषय तो है ही। लेकिन अभी स्थिति सामान्य है, सो फार अभी कोई टेंशन नहीं है। जी, तो आप दोनों ही आश्वस्त कर रहे हैं कि अभी वहाँ पर स्थिति सामान्य है, तनाव लेने की जरूरत नहीं है, बच्चे वहाँ सुरक्षित हैं और क्लासेस एज यूजुअल वहाँ चल रही हैं। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आदर्श और संजय इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। NDTV इंडिया में खबरें जारी रहेंगी। कनाडा में इस वक्त 21 वांटेड अपराधी हैं। ये लिस्ट भारत कनाडा को कई बार सौंप चुका है। साल 2018 में जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अमृतसर की यात्रा पर आए थे, तो भारत ने उन्हें कनाडा में रह रहे खालिस्तानी आतंकवादियों की लिस्ट सौंपी थी, जिसमें चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर का नाम भी शामिल था। ये शख्स हरदीप सिंह निज्जर है। ये शख्स हरदीप सिंह निज्जर भी उस मोस्ट वांटेड लिस्ट में था जो भारत ने कनाडा को 2018 में ही सौंपी थी। उसके मारे जाने के बाद उसका नाम लिस्ट से हटा दिया गया। अब कनाडा सरकार उसकी मौत के लिए भारत को जिम्मेदार बता रही है। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस आरोप को झूठ बताते हुए कहा है कि कनाडा की एजेंसियों ने निज्जर को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की है। No specific information. कनाडा ने इस पर कोई पुख्ता जानकारी साझा नहीं की है। हमारे पास इनकी आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ पुख्ता जानकारी है जो कनाडा से संचालित है, जिसकी जानकारी कनाडियन प्रशासन से नियमित रूप से साझा की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। With the Canadian authorities on a regular basis, but not been acted upon. वैंकूवर, सरे, ओटावा और ब्राम्पटन ये वो इलाके हैं जहां भारत के कई मोस्ट वांटेड पिछले कई सालों से रह रहे हैं।
भारतीय जांच एजेंसियां इन इलाकों में रह रहे 21 मोस्ट वांटेड अपराधियों के बारे में एक नहीं बल्कि कई बार कनाडा की पुलिस यानी रॉयल कैनेडियन माउंट पुलिस के साथ जानकारी साझा कर चुकी है, लेकिन वहां की सरकार ने कोई जांच आगे नहीं बढ़ाई। हालांकि कनाडाई पुलिस ने भी दूसरे पीढ़ी के कुछ खालिस्तानी गुर्गों के खिलाफ वांछित नोटिस जारी किए हुए हैं, लेकिन संबंधित व्यक्ति खुलेआम घूमते अक्सर नजर आते हैं। जानकारी के मुताबिक बब्बर खालसा के नेता लखबीर सिंह लांडा और खालिस्तान टाइगर फोर्स के नेता अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला के खिलाफ प्रत्यर्पण अनुरोध पहले से ही एनआईए कर चुका है। जांच एजेंसियों ने जुलाई में इनके खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया था। अब नए नाम जोड़े गए हैं। उनमें लांडा डाला, सतविंदर जीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार, मलकीत सिंह फौजी, गुरपिंदर सिंह उर्फ बाबर दल्ला, गुरजीत सिंह चीमा और गुरप्रीत सिंह सहित अन्य के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। इनके अलावा कनाडा में स्थित आधा दर्जन खालिस्तानी गैंगस्टर्स के खिलाफ इंटरपोल के अधिक अनौपचारिक ब्लू नोटिस भी निकाले गए हैं। एनआईए का कहना है कि अलगाववाद गतिविधियों के पीछे एक प्रमुख संगठन गुरुपरवंत सिंह पन्नू द्वारा संचालित सिख फॉर जस्टिस, जिसे गृह मंत्रालय पहले ही बैन कर चुका है, वो है। पंजाब पुलिस की जांच भी बताती है कि लगभग 220 व्यक्तियों या परिवारों को एसएफजे से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। इनमें से 178 व्यक्तियों को कनाडा स्थित एसएफजे कार्यकर्ताओं से 7 लाख से ऊपर मिले। पंजाब पुलिस ने एसएफजे द्वारा संचालित 142 वेबसाइटों और 100 से अधिक सोशल मीडिया खातों की पहचान की और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। उधर कनाडा सरकार ने सीधा आरोप भारतीय जांच एजेंसियों पर लगाया है, जिसके बाद तनाव गहरा हो गया है। आने वाले दिनों में भारत और कनाडा के बीच में रिश्तों में और ज्यादा कड़वाहट आने वाली है, क्योंकि भारत ने एक कड़ा स्टैंड लिया है आतंकवाद को लेकर। साथ में ये भी सामने आ रहा है कि ज्यादातर आरोपी जो भारत छोड़कर कनाडा गए हैं वो ज्यादातर या तो फर्जी दस्तावेजों पर गए हैं या फिर नेपाल के जरिए वहां पहुंचे हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इस वक्त हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए शशिकांत जी हैं, पूर्व डीजीपी हैं पंजाब पुलिस के। बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए और हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। शशिकांत जी, पहला सवाल तो ये कि जो ये रिपोर्ट बता रही है कि 2018 से हम लोग परस्यू कर रहे हैं अपनी लिस्ट को लेकर, लेकिन अब एक नया मोड़ आ गया है डिप्लोमेसी में इस पूरे मामले में। ऐसे में ये जो चरमपंथी हैं, जो आतंकवादी हैं, जो यहाँ से भागे हैं और कनाडा को अपना सेफ हेवन बनाया हुआ है, वो निकले कैसे यहाँ की सुरक्षा एजेंसियों के हाथों से? सबसे जहां से निकलने का तरीका तो जैसे पता है आपको, फेक डॉक्यूमेंट्स। पिछले दिनों जहां जो मूसेवाला का मर्डर हुआ था, उस मर्डर के बाद भी कुछ लोग आर्मेनिया वगैरह पहुंच गए थे, उनके डॉक्यूमेंट्स भी फेक थे। कुछ बंदे भारत लाए गए, उन्होंने इस बात को बताया है कि किस तरीके से उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए। सब इसके कहते हुए, इसके चलते हुए पहला सवाल तो ये होता है कि हमारी एजेंसीज जो है उनको देखना पड़ेगा ऐसे व्यक्ति भारत में या जो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और दूसरा इसके साथ आता है, जैसे आपने बिल्कुल सही बताया, नेपाल के रास्ते से बहुत से लोग जो हैं नेपाल गए। नेपाल के अलावा और जो मेन राउट्स जो नजर आते हैं वो है थ्रू थाईलैंड एंड थ्रू मलेशिया। पाकिस्तान से भी जाना इतना अभी आसान नहीं है भारत से, वहां पे काफी रेस्ट्रिक्शंस थे, इसलिए ये प्रोमिनेंट रूट्स खड़े हो जाते हैं वाया नेपाल, वाया काठमांडू, बैंकॉक, मलेशिया एटसेट्रा। जी शशिकांत जी, इस वक्त जब वो वहाँ हैं, एक दूसरे देश में हैं और एक तरह से डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ हुआ है, तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि उनको वापस देश लाया जाए कैसे, और जो उनको वहाँ पर सुरक्षा मिली हुई है तो वो एक चैलेंज एक अलग स्तर पर है। लेकिन ये बताइए कि वो जो मोर्चे यूज करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू अपना प्रोपेगेंडा बढ़ाते हैं, और उसको एक तरह से कंट्रोल करने की जरूरत होगी, और एक्शन आप कह रहे हैं, आप मानते हैं कि कनाडा से ही शुरू होगा? जी हाँ, क्योंकि पर कैनेडियन अथॉरिटीज जो है क्या वो एक्शन लेंगी? जैसे आपने बताया कि 2018 से लेकर के हम लगातार इंफॉर्मेशन शेयर करते आए हैं इस प्रकार के जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है, मिलिटेंट्स, टेररिस्ट और छुपे हुए। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के थ्रू
वाया MEA, ये भी उनके पास गया है कि 13 और बंदों की लिस्ट गई थी जो कि भारत में ड्रग का संचालन कर, उस पर भी उनका कोई एक्शन नहीं हुआ है। इस प्रकार से लगता तो ये है कि जो आज की तारीख में ट्रूडो साहब की जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, उनका मुद्दा तो सिर्फ एक ही है, किस प्रकार से वो आउटसाइड सपोर्ट लेकर के अपनी सरकार को 2024-25 से जब तक भी चला सकते हैं मैक्सिमम पीरियड के लिए। क्योंकि जैसा कि उनका मैंने बताया था आपको, जो समर में उनका एक रिसेंटली वहां पे एक स्टडी हुई थी, उसमें ये साफ दिखाया गया था कि ट्रूडो साहब की जो लिबरल सरकार है, इसका पार्टी है, इसका तरफ लोगों का रुझान है घटता जा रहा है कंजर्वेटिव की तरह। तो उनके लिए मैं समझता हूं कि ये तो ट्रूडो साहब के लिए जैसे एक जीवन और मरण का सवाल है। पर एक चीज और जो आती है, जीवन और मरण के सवाल को लेकर के किस प्रकार से वो अपनी डिप्लोमेसी और डिप्लोमेटिक चैनल्स को किस प्रकार से यूज करके, इनका जो संगठन है I5, जिसमें कि कनाडा है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ये 5 देशों की सिक्योरिटी एजेंसीज जो है, उनका एक ग्रुप है जिसको I5 कहते हैं, I5, उनको किस प्रकार से यूज कर रहे हैं। और जहां तक भारत कह रहा है, जब मैं बख्शी साहब का एक प्रेस इंटरव्यू सुन रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कि आप प्रूफ क्यों नहीं दे रहे, सवाल सिर्फ इतना है कि आज की तारीख में ट्रूडो साहब कहते हैं कि क्रेडिबल एलिगेशन है। हम ये कहते हैं क्रेडिबल एलिगेशन से आप क्रेडिबल प्रूफ तो ला दो। आपने एक्शन नहीं लेते हो, और भारत सरकार जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और इस प्रकार की चीजें जो है अपनी धरती से नहीं चलने देते हैं। बिल्कुल। तो ये इसका एक और पहलू भी ये है कि जो ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं जो वहाँ पर अब हैं, जो गैंगस्टर्स हैं, जो एक तरह से चरमपंथी हैं, वो फाइनेंशियली भी बहुत मजबूत हैं। तो इसकी वजह से भी उनको वहाँ पर एक पोजीशनिंग मिली हुई है और वो अपने आप को वहाँ पर ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, अब देखिए जो वहाँ पे जो हमारे डायस्पोरा है बहुत अच्छे काम कर रहा है, उनका बड़े बड़े बिजनेस है, वहां से उनका पैसा भी आता है। आपको मैं 1 मिनट के लिए ले जाना चाहूंगा पिछले दिनों, जबकि जस्टिन ट्रूडो के फादर वहां पे प्रधानमंत्री थे, उस समय कनिष्क का ब्लास्ट हुआ था। उस समय से लेकर के उस समय भी ये जो प्रोसीडिंग्स थी बहुत ढंग से नहीं चली, वरना जो भी दोषी थे उनको छोटी मोटी सजाएं नहीं मिलती। उस समय से लेकर के आज तक वो उस वहां से आज की तारीख वो यहाँ तक पहुंच गए हैं कि पूरा ओपन तरीके से वो शरण दे रहे हैं। भारत को भी मुझे लगता है कि अपने डिप्लोमेटिक चैनल से उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय कनाडा पूरा डिप्लोमेटिक चाल चल रहा है, डिप्लोमेटिक बोर्ड पे शतरंज चल रहा है। तो शतरंज का जो जवाब देना है भारत सरकार को, वो भी अपने डिप्लोमेटिक चैनल से उनको स्ट्रेंथन करके देना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे को समझाने के लिए शशिकांत जी। और खबर मुंबई के हीरा पन्ना मॉल में जबरदस्त आग लग गई। अचानक आग लगने की वजह से वहां पर अफरा तफरी मची और जल्दी ही इमारत को खाली भी कराया गया। फिलहाल इस घटना में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं आई है। आग की वजह से मॉल में फंसे 14 लोगों को सुरक्षित भी निकाला गया है। आप देख रहे हैं 5 की बात। मुंबई और महाराष्ट्र में इन दिनों गणेश उत्सव की धूम है। मुंबई के सांता क्रूज में मकवाना परिवार ने केसरिया रंग की नई वंदे भारत एक्सप्रेस का ऐसा नमूना बनाया जो बिल्कुल असली जैसी लगती है। गणेश जी को भी वंदे भारत एक्सप्रेस में स्थापित किया गया है। मकवाना परिवार गणेश उत्सव में पिछले 12 साल से देश में किए गए विकास कार्यों की झांकी को दर्शाते हैं। और आज 5 की बात में इतना ही, लेकिन NDTV इंडिया में खबरें जारी।